गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस में। और मैं डीएस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 3 मार्च को यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम था, सुबह की मीटिंग में वो हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान का पेपर होना था। तो पेपर कंडक्ट हो चुका है और इस वीडियो के अंदर हम जो आपका पेपर था उसका सेट नंबर 825 ई जो हमें अभी तक मिला है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, अच्छे से सारी चीज़ें को समझें, ताकि आप लोग भी अंदाज़ा लगा पाएँ कि पेपर आपका किस प्रकार का यहाँ पे पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास कोई और सेट है, आप कहीं और से हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 7651815535 पर अपना पेपर हमें व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर सकते हैं, ताकि उसका भी सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम 825 ई का सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों की भी शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं कि पेपर आपका जो है वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसका पूर्णांक 70 रहने वाला है। इसके अलावा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो सीधे अपने खंड आ पर आते हैं। तो देखिए, इसमें आपके बहुविकल्पीय 20 प्रश्न दे रखे हैं। तो इसमें था कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। इसका सही ऑप्शन आप क्या लगा कर आए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? इसके अलावा क्वेश्चन था कि बेल्जियम कहाँ स्थित है। क्वेश्चन था कि 1829 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था, ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। इसके अलावा अफ्रीका में जो रिंडरपेस्ट था, वो रिंडरपेस्ट क्या था? एक बीमारी का नाम था, एक जानवर का नाम था, एक खेल का नाम था, या फिर एक घटना का नाम था? तो ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें इन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। ये ऑप्शंस दे रखे थे। निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है, आपको इसका सही जवाब बताना था। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, यह भी आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, तो इनमें से 4 में से आपको सिलेक्ट करना था कि कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। इसके अलावा देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो आई होप ये आप सभी ने लगा दिया होगा। तो आपकी जो काली मिट्टी होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन टिक हुआ है यहाँ पे, वो कपास की खेती के लिए यहाँ पे बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। तो कर्तन एवं दहन कृषि यानी कि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन टिक किया गया है उत्तर प्रदेश, तो इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है आपका जो मणिपुर वाला जो इलाका है, मणिपुर के अंदर झूम खेती जो है उसको यहाँ पे अपनाया जाता है। झूम खेती के बारे में बात करें तो इसमें होता क्या है कि जंगलों के एक निश्चित एरिया को पहले काट लिया जाता है, ठीक, उसको साफ करके वहाँ पे खेती की जाती है, और उस खेती का फिर जो अपशिष्ट होता है उसको वहीं जला के राख के रूप में वहीं छोड़ दिया जाता है। फिर आगे की ओर जाकर फिर से जंगल का एक इलाका साफ करते हैं, फिर से यही प्रोसेस वहाँ पे दोबारा अपनाई जाती है। तो इसको झूम खेती कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो ये आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? मतलब कि ये सारी चीज़ आपसे मतलब कि आप ऑप्शन देखेंगे तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आपकी जो ज्वारी ऊर्जा है, ये ऊर्जा के नवीन संसाधन है। लेकिन जो कोयला है, कोयला से हम काफ़ी सालों से यहाँ पे जो है ऊर्जा के रूप में इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो परंपरागत स्रोत आपका क्या हो गया? कोयला आपका यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो आपसे इंडायरेक्टली ये पूछा गया था कि बॉक्साइट जो होता है वो किसका होता है? तो इसका सही जवाब था एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम का जो उपयोग है वो एल्यूमिनियम के उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे थे। तो भारत यहाँ पे विकासशील है, तो फ्रांस आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? तो आपकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है जो, और इसके अलावा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्तर, और व्यक्तियों का जो यहाँ पे लिखा है साक्षरता स्तर, इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश ने विकास किया है। मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन इसका हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, इसका भी ऑप्शन जो नंबर जो डी था एकदम राइट हो जाता। मतलब कि उनको नियमित रूप से काम मिले, उनकी बेहतर मजदूरी उनको मिले, और उनकी जो उपज होती है जो भी उगाते हैं, अगर उनको उचित कीमत मिलती है तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो कृषि जो होती है वो आपकी थर्ड क्षेत्र में आती है, यानी कि तृतीय क्षेत्रक जो होता है उसी को हम कृषि या सहायक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 20वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और साथ ही आपको यह भी बताना है कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपके लगभग कितने क्वेश्चन वहाँ पे सही टिक हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खंड बा में यहाँ पे देखिए लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर हैं लगभग 50 शब्दों में आपको देने थे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव आपके यहाँ पे क्वेश्चन थे 4 नंबर में। तो प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना था। या फिर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी पर भारत पर का क्या प्रभाव पड़ा था इसका? तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आपको लिखनी थी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था कि भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए। या फिर इसके अथवा में था कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसकी आपको वहाँ पे व्याख्या करनी थी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन था कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। या फिर इसकी जगह पे संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु 3 उपाय सुझाए। मतलब कि अगर संसाधन को हम नियमित रूप से या फिर उसको एक निश्चित लिमिट में यूज नहीं करेंगे तो संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो थ्योरी है उसको बना के लिखना था कि हमें संसाधन के लिए एक विशेष प्रकार के नियोजन की आवश्यकता क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी थी। ठीक, चौथा क्वेश्चन था कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की उपस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। या फिर इसके अलावा आपका राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम यानी जो आपका जो नरेगा है, नरेगा के बारे में आपको यहाँ पे जो आपका नरेगा एक्ट है 2005, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी इसके बारे में लिखनी थी, जिसका आगे चल के इसका नाम जो हो गया था 2 अक्टूबर 2006 से इसी को मनरेगा और फिर इसका नाम इसका बदल दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए बढ़िए, तो इसका जो आंसर था आपको 150 शब्दों में देना था। तो नेपोलियन कौन था, उसके सुधारकार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको लिखना था। या फिर इसके अथवा में था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, इसे क्यों चलाया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखना था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए। या फिर इसकी जगह पे था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसके कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, समझाइए। या फिर इसकी जगह पर चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट था कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। और इसके अलावा अथवा में था कि उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोगिता की भी विवेचना कीजिए। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 20 देखा हो तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। अब देखिए क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं, तो देखिए आपके सामने यही क्वेश्चन पूछा गया था कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो देखिए आपका जो जवाब है आपके पेपर में ही छुपा हुआ था, मतलब कि इसका सही जवाब था क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है वो आपका 1986 में यहाँ पे पारित किया गया था। अगर आपने पेपर को अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित ही आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानचित्र संबंधी प्रश्न है, तो लिखा है कि निर्देश में प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। तो निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो आपको वहाँ पे एक मानचित्र मिला होगा जिसमें सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपका आधा अंक यहाँ पे निर्धारित है। वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो आपको पता है कि दांडी मार्च हुआ था, तो दांडी नामक जगह को आपको गुजरात के अंदर वहाँ पे अंकित करना था। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों के लिए सत्याग्रह हुआ था। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मतलब कि ये अमृतसर आपको वहाँ पे प्रदर्शित करना था। वह स्थान जहाँ से 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी थी। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर कोई दृष्टिबाधित है तो उसको जो है उसके लिए नक्शे में या फिर मानचित्र में उसको प्रदर्शित करना नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी को सी से आपको चिन्ह से दर्शाना था। महानदी पर निर्मित बांध जो है उसका नाम चाहे उसको वहाँ पे प्रदर्शित करना था। उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी के बारे में वहाँ पे आपको अंकित करना था। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को वहाँ पे अंकित करना था। और दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक कोई राज्य जिसका नाम जो है उसको चिन्ह शायद उसके नाम को वहाँ पे आपको प्रदर्शित करना था। ठीक, तो केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में। तो अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो आपको मानचित्र का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल इसका जो आंसर है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका सोशल साइंस का पेपर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा और आपका पेपर निश्चित ही बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई गई होंगी, आपके टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा।
तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया या नहीं, या फिर आप किस प्रकार से और हमें सुझाव दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास 825 EY के अलावा कोई भी सोशल साइंस का दूसरा सेट है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 7651815535 पर हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि उसका भी सॉल्यूशन हम बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए, आपके पेपर आज से खत्म हो गए हैं, गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके रिजल्ट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट और भविष्य में आपके लिए आने वाले विभिन्न प्रकार की जो भी अवसर हैं या फिर जो भी आपके लिए संभावनाएं आगे हो सकती हैं, उन सब के बारे में टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।